आजादी के बाद से अब तक देश ने ऐसा विपक्ष कभी नहीं देखा होगा जो आज का विपक्ष है। पिछले 9 सालों से विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम साबित हो रहा है। विपक्ष के पास ना कोई विजन है, ना कोई नेता और ना ही देश के लिए कोई रोड मैप। विपक्ष के पास सिर्फ तुष्टीकरण और हंगामा कर बवाल काटने के अलावा कुछ भी नहीं है जो वो देश के जनता के लिए कर सकते हैं। जहां पीएम मोदी ने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार हावी है और एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताने वाले विपक्षी नेता आज एक हो चुके हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस दी। पीएम ने साफ साफ कह दिया कि आजकल इन भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों ने अपनी जमात का नाम बदल दिया है। हालांकि देश के लोग सब देख रहे हैं, आज भारत हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हालांकि विपक्ष को ये सब नहीं दिख रहा और वो अपने एजेंडे के तहत लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा कर रहा है। लेकिन अब विपक्षी दलों की पोल खुलने लगी है और विपक्ष के लिए हर तरफ से बुरी खबर आ रही है। कैसे पीएम मोदी ने केजरीवाल का खेल खराब कर दिया है और कैसे राहुल गांधी पर उठने लगा है सवाल। वहीं ममता बनर्जी के लिए भी बंगाल से आई है बुरी खबर। बताते हैं आपको हर खबर डिटेल में, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2024 के आम चुनाव में पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष हर दांवपेच आजमा लेना चाहता है। लोकसभा चुनाव 2024 की चिंता सभी राजनीतिक दल को हो रही है। पीएम मोदी की मजबूत छवि के सामने सरेंडर करते हुए सभी विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले उनके लिए मोदी को हराना असंभव है। ऐसे में केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी सब कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुके हैं। सभी विपक्षी दल चाहते हैं कि किसी भी तरह से सत्ता के केंद्र तक पहुंचे और अपने राजनीतिक हितों को साधे। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी विपक्षी दल संसद के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। तभी तो तमाम राजनीतिक मतभेदों के बाद भी सभी विपक्षी दल एक दूसरे के साथ आ गए हैं और सब कहने लगे हैं कि भैया हम मोदी को हरा देंगे। बड़े वादे और मजबूत इरादों के साथ सभी तो साथ आ गए हैं, लेकिन राजनीतिक पनघट की डगर कैसे होगी तय, क्योंकि कथित इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत साथी ममता बनर्जी के लिए बंगाल से बुरी खबर आई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। एनडीए की गठबंधन का मुकाबला करने के लिए विपक्ष इस बार नए फॉर्मूले के तहत इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में होगा। कई विपक्षी दलों के एक साथ आने से मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। इसी बीच अलग अलग सर्वे में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक सर्वे हाल ही में टाइम्स नाउ द्वारा किया गया था और इस सर्वे में लोगों से कई सवाल पूछे गए थे। एक सवाल था कि कौन ममता बनर्जी के गढ़ यानी पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर बाजी मारेगा। इस सवाल के जवाब में जनता ने क्या कहा, आइए जानते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सर्वे के अनुमान के मुताबिक 2019 के प्रदर्शन को दोहराती हुई दिख रही है। भगवा दल को 18 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को 20 से 22 सीटें मिल सकती है। ऐसे में हाल ही में पंचायत चुनाव में परचम लहराने वाली टीएमसी के लिए पोल में अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। वहीं हाल ही में एक और सर्वे किया गया था। इसमें लोगों से पूछा गया था कि विपक्षी गठबंधन का संयोजक किसे बनना चाहिए। आइए जानते हैं कि इसको लेकर जनता ने क्या कहा। INDIA गठबंधन का संयोजक किसे बनना चाहिए, इस सवाल के जवाब में जनता ने राहुल गांधी को 31%, नीतीश कुमार को 12%, ममता बनर्जी को 8%, केजरीवाल को 10% और शरद पवार के पक्ष में 6% लोगों ने अपनी राय रखी। वहीं पता नहीं कहने वाले लोगों की संख्या 33% थी। तो देखा आपने कैसे एकजुट विपक्ष भी बीजेपी से मुकाबला करने में नाकाम साबित हो रहा है। पीएम मोदी अकेले ही विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव में उतरने का संकेत भी दे दिया है। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। विपक्ष जो भी तरीका बीजेपी से राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए निकालता है, बीजेपी उसको उसी तरह मात दे देती है। विपक्ष हमेशा से कहता रहा है कि इंडिया नाम से बीजेपी डर गई है, लेकिन हो उसका उल्टा रहा है। विपक्ष ने अपनी सोच अनुरूप नीति बनाकर अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष को बता दिया है कि आप कितनी ही रणनीति बना लीजिए, हम ये बता देंगे कि सीआर तो सब वही है, बस पुछुआ रंगवा दिया गया है। वही हाल नवगठित विपक्षी गठबंधन का है, जिस पर अब बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में।
दरअसल 26 दलों वाले विपक्षी मोर्चे को INDIA मतलब इंडिया नाम दिए जाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी दल जहां इस नाम को अपनी रणनीति के तहत मुफीद मान रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस दांव की काट निकालने में जुटी है। पीएम मोदी लगातार विपक्ष को एक्सपोज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रोडक्ट वही है, सिर्फ लेवल बदल कर ये लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि कैसे अंग्रेजों ने भी इंडिया का नाम रखकर भारत को लूटा था। वहीं विपक्ष के तमाम बड़े नेता विपक्ष को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि नाम बदलने से जनता पुराने काम नहीं भूलेगी। वहीं अमित शाह के ट्वीट से तिलमिलाए केजरीवाल अपने आप को टिप्पणी करने से नहीं रोक पाए। हालांकि केजरीवाल को अमित शाह को जवाब देना भारी पड़ गया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर ऐसा प्रहार किया है जिसका जवाब देना सर जी के लिए मुश्किल हो गया है। दरअसल अमित शाह ने विपक्षी मोर्चे को निशाने पर लेते हुए ट्वीट कर कहा था कि नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होगा और पहले की तरह जनता खारिज कर देगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के ट्वीट पर जवाब देते हुए शाह की टिप्पणी को उनका तकलीफ बताया। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि लगता है तीर निशाने पर लगा है, तकलीफ बहुत हो रही है। वहीं केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने केजरीवाल पर पलटवार किया। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि तीर लगना किसको बोलते हैं जानते हैं आप? जब कोई किसी का विरोध करके राजनीति में आए और फिर उन्हीं के पैरों में गिरकर गठबंधन करने पर मजबूर हो जाए। वहीं बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि सही कहा, तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, इसलिए तो सारे भ्रष्ट बवाली बिलबिला रहे हैं, हंगामा और बवाल कर देश के अहम मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। बच्चों की झूठी कसम खाकर राजनीति में आने वाले केजरीवाल, दिल्ली की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी और भगवान तुम जैसे झूठे और मक्कार से दिल्ली को बचाए। बाकी देश जानता है तुम्हारा सच क्या है। रोज संसद का दिन शुरू होता है और कई बार स्थगित होते होते दिन खत्म हो जाता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार मणिपुर पर चर्चा से भाग रही है, लेकिन सरकार ने विपक्ष के दावों को झूठा साबित कर दिया और संसद में गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने कह दिया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष की जो सिर्फ शोर मचा रहा है और हंगामा कर रहा है। विपक्षी दल काला कपड़ा पहनकर संसद में हंगामा कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार भी विपक्ष को एक्सपोज करने में लगी हुई है। अब तो पीएम मोदी ने भी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी द्वारा खुलासे के बाद और मोदी सरकार द्वारा राहुल गांधी को निशाने पर लेने के बाद राहुल गांधी तिलमिला गए। दरअसल पीएम मोदी ने राजस्थान में कहा है कि लाल डायरी के खुलने से अच्छे अच्छे नेता निपट जाएंगे और इसकी वजह से बड़े नेताओं की बोलती बंद है। पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव में लाल डायरी को बड़ा मुद्दा बनाने की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का डिब्बा गोल कर देगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मतलब लूट का बाजार है। लोकतंत्र में हर सरकार को अपने काम का हिसाब देना पड़ता है, लेकिन क्या राजस्थान में कांग्रेस अपने काम का हिसाब देती है? इन्होंने कीमती समय आपसी खींचतान में वर्चस्व की लड़ाई में बर्बाद किया। वहीं बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की पोल खोलते हुए बता दिया कि कौन है मणिपुर हिंसा का जिम्मेवार। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मणिपुर में हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राहुल गांधी ने आग लगाई है। स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि आप ये कब बताएंगे कि राहुल गांधी ने कैसे मणिपुर जाकर वहां लोगों को आग में डाल दिया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी का पुराना बयान शेयर किया, जिसमें कांग्रेस नेता ने मुस्लिम यूथ लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया था। स्मृति ने लिखा, देवियों और सज्जनों, धर्मनिरपेक्षता का राहुल गांधी ब्रांड अपना अपवित्र गठबंधन हिंदुओं को उनके मंदिरों में जिंदा जलाने की घोषणा करता है। राजवंश गांधी परिवार के लिए हिंदुओं से नफरत कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब खुलेआम हिंदुओं को धमकाना ये एक नया निचला स्तर है। मिस्टर गांधी, हाल ही में केरल में मुस्लिम यूथ लीग के सदस्यों पर मणिपुर को लेकर एक रैली में भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। वहीं चौतरफा घिरने के बाद राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता के लिए भूखी है और उसके लिए वो मणिपुर तो क्या बल्कि पूरे देश को भी जलाने से पीछे नहीं हटेगी। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी विपक्ष के साथ मिलकर मणिपुर पर संसद में हंगामा कर रही है। केजरीवाल के खास संजय सिंह संसद में हंगामा करने की वजह से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड भी हो चुके हैं। केजरीवाल भी मणिपुर पर बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं, लेकिन जब खुद पर आती है तो वो ऐसे भागते हैं कि सब दंग रह जाते हैं।
जब केजरीवाल से दिल्ली के बारे में सवाल किया जाता है तब वो क्या करते हैं दिखाएंगे आपको इस खबर में, और ये देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दिल्ली ने इस मॉनसून में देख भी लिया कि सर जी सिर्फ हवाई भाषण देते हैं, इसीलिए अब उनसे उनके काम पर सवाल हो रहा है तो वो मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली में एनडीएमसी काउंसिल की बैठक में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। एनडीएमसी के सदस्य और दिल्ली बीजेपी महासचिव कुलजीत सिंह चहल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बैठक की अध्यक्षता करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता ने केजरीवाल से बाढ़ और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल किया तो केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था और केजरीवाल ने बैठक छोड़कर जाना ही ठीक समझा। दरअसल एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग में केजरीवाल से बीजेपी नेता ने जनता से जुड़े कई मसलों पर प्रश्न किए। बीजेपी नेता कुलजीत चहल ने राष्ट्रीय राजधानी में आई बाढ़ को लेकर सीएम से कई सवाल पूछ डाले। बीजेपी नेता ने कहा कि दिल्ली डूब रही थी, केजरीवाल भाग रहे थे। जिस फ्लड कंट्रोल एपेक्स कमेटी के आप चेयरमैन हैं, उसकी जून महीने में एक भी मीटिंग नहीं हुई। अगर काम किया होता तो दिल्ली नहीं डूबती। इस दौरान केजरीवाल उनके सवालों को अनसुना करते दिखे। वहीं कुलजीत सिंह चहल ने एक के बाद एक केजरीवाल से सवाल पूछे। इस दौरान उन्होंने सीएम से पूछा कि आपके लिए चारा घोटाले में दोषी लालू यादव और राकपा प्रमुख शरद पवार से गठबंधन करना जरूरी है। लेकिन इसके बाद सीएम केजरीवाल बिना कुछ कहे बीच में मीटिंग छोड़कर निकल जाते हैं। बीजेपी नेता ने केजरीवाल से साफ साफ कहा कि भागिए मत केजरीवाल जी, महिलाओं के इशू पर जवाब दीजिए। लेकिन केजरीवाल कहाँ सुनने वाले थे, वो तो ऐसे निकले कि सब हैरान ही रह गए। आपको बता दें, एक तरफ जहां दिल्ली वाले बाढ़ की मुश्किलों का सामना कर रहे थे, वहीं केजरीवाल विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल होने बेंगलुरु पहुंचे थे, जिसको लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हमला भी बोला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। विपक्ष के नए गठबंधन में जाकर केजरीवाल ने जो चाल चली थी उसका कोई फायदा फिलहाल होता नहीं दिख रहा है और केजरीवाल को जिस बात का डर था वही हो गया है। दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे पर दिल्ली के छोटे सरकार केजरीवाल साहब को जल्द ही संसद में भी झटका लगने वाला है। सरकार और विपक्ष की संख्या में बहुत अंतर नहीं है। विपक्ष चाहे इस मुद्दे पर जितना भी एकजुट हो जाए, मोदी सरकार को कई बार समर्थन दे चुकी राजनीतिक दलों में से अगर एक ने भी सरकार का समर्थन कर दिया तो समझिए कि केजरीवाल साहब के तमाम मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। आखिर कौन बनेगा राज्यसभा में पीएम मोदी का हनुमान? दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे पर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत ही विपक्ष के हंगामे के साथ हुई थी। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने गोलबंदी कर ली है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के अलावा असली पावर टेस्ट दिल्ली अध्यादेश पर होना है। लोकसभा में तो एनडीए के पास भारी बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल कम है। ऐसे में वाईएसआर कांग्रेस के साथ मिलने से राज्यसभा में भी उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है और आसानी से दिल्ली अध्यादेश पारित हो सकता है। ऐसे में केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेरते हुए आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने दोनों मुद्दों पर सरकार का साथ देने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश पर पार्टी एनडीए के साथ खड़ी होगी। वाईएसआर कांग्रेस के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अच्छा संख्या बल है। लोकसभा में वाईएसआर के 22 तो राज्यसभा में 9 सांसद हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार का होगा। कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण चुनी हुई सरकार को सौंप दिया जाए। इसके एक सप्ताह बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली अध्यादेश जारी कर दिया था। वहीं अब दिल्ली अध्यादेश पर मोदी सरकार का समर्थन करते हुए वाईएसआर कांग्रेस के नेता वी विजय साई रेड्डी ने कहा कि दोनों ही मुद्दों पर पार्टी सरकार का साथ देगी। बता दें कि सत्र के शुरुआत से ही विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आकर मणिपुर पर बयान दे। इसी नाम को लेकर विपक्षी गठबंधन ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। लोकसभा में इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह इस पर चर्चा और फिर वोटिंग हो सकती है। वहीं बीजेपी इस प्रस्ताव से निश्चिंत है क्योंकि लोकसभा में उसके पास बहुमत का अच्छा आंकड़ा है। वहीं राज्यसभा में एनडीए के पास 101 सदस्य हैं, जबकि 26 दलों के विपक्षी गठबंधन के पास 100 सांसदों का समर्थन है। वहीं 28 सदस्य ऐसे हैं जो कि खेल बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। इसमें बीएसआर के 7 सदस्य हैं जो विपक्ष का साथ दे सकते हैं। वहीं बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के 9 सांसद हैं। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस राज्यसभा में मोदी सरकार का साथ देती आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली के अध्यादेश के लिए भी सरकार को राज्यसभा में ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी।
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता मुश्किल में पड़ गई है। अन्ना आंदोलन के बाद राजनीति की शुरुआत करने वाले केजरीवाल ने तब जो बातें कही थी, आज वो उसका उल्टा कर रहे हैं। कांग्रेस समेत जिन नेताओं को भ्रष्ट बताते थे, आज वो उसी के साथ खड़े हैं और अब तो केजरीवाल की पार्टी भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है। आम आदमी पार्टी के कई नेता भी भ्रष्टाचार के मामले में हवालात की हवा खा चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए तमाम बड़े वादे किए और कहा कि हम फ्री बिजली और पानी देंगे, सड़कें ऐसी बना देंगे कि लंदन और पेरिस फेल हो जाएंगे, लेकिन मानसून की बारिश ने केजरीवाल साहब के वादों की पोल खोल दी। केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम दिल्ली में 39 झील बनाएंगे, लेकिन केजरीवाल साहब का काम शायद बरसात ने ही पूरा कर दिया और दिल्ली में जगह जगह पानी भरने लग गया और साहब मस्त अपने चांदनी महल में आराम फरमा रहे थे। लेकिन बीजेपी ने भी केजरीवाल साहब को जगाने में काम कर दिया। दिल्ली में आई बाढ़ और साथ ही विकास कार्यों में हुई लापरवाही को लेकर बीजेपी नेताओं ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के पार्टी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने सरकारी रुपए का इस्तेमाल करके अपने निजी प्रमोशंस किए और दिल्ली के विकास में उसको नहीं लगाया। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, अराजकता में धकेलने वाले सीएम केजरीवाल ने सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है और अब यदि वो इस्तीफा नहीं देंगे तो लोकतांत्रिक मान्यता अनुसार जनता उन्हें 2024-25 के चुनावों में नकार देगी। इसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली की विकास परियोजनाओं, आरआरटीएस, प्रगति मैदान सुरंग या फिर महिपालपुर अंडरपास को अपनी सरकार का हिस्सा मानने से क्यों मना कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने अपने इमोशनल बातों से जनता को बेवकूफ बनाया है। दिल्ली में आई बाढ़ से सरकार की नाकामी साफ दिखती है क्योंकि उनके पास प्लान नहीं था। दिल्ली 45 साल पुरानी स्थिति में वापस पहुंच गई है। ऐसा बाढ़ इससे पहले 1978 में आया था। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदोड़ी का आरोप है कि 8 साल में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 445 करोड़, प्रगति मैदान सुरंग परियोजना के लिए 212 करोड़ और परिधीय सड़क परियोजना के लिए 3700 करोड़ के विकास कार्यों में अपना हिस्सा नहीं दिया। सरकारी विज्ञापनों पर 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को दिल्ली सरकार को आरआरटीएस के लिए फंड देने को कहा है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने सहमति जताई। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी लगातार केजरीवाल के खिलाफ खुलासे कर रही है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।